हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये 2024 माध्यमिक के मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 सत्य या असत्य लिखिए, राइट ट्रू और फॉल्स, ये आज देखने वाले हैं। इसमें 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें से 5 आपको करना होता है। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, यदि साझा व्यापार में 3 सदस्यों के मूलधन का अनुपात A अनुपात B अनुपात C है एवं निवेश के समय का अनुपात X अनुपात Y अनुपात Z है, तो उनके लाभ का अनुपात AX अनुपात BY अनुपात CZ होगा। इन अ पार्टनरशिप बिजनेस द रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ 3 मेंबर्स इज A रेशियो B रेशियो C and the ratio of time of investment of their capitals is X ratio Y ratio Z. The ratio of their profit will be AX ratio BY ratio CZ. चलिए, ये तो आपको पता ही है कि जब भी हम किसी पार्टनरशिप बिजनेस में 2 या 2 से अधिक लोगों का मूलधन या कैपिटल देखते हैं, तो और वो अगर किसी अलग अलग समय के लिए निवेश किया गया है, जैसे रहीम ने 5 महीने के लिए 10,000 रुपये लगाए और 7 महीने और 5 महीने बाद उसने 5,000 रुपये और लगाए, तो हम क्या करते हैं 10,000 गुणे 5 करते हैं और फिर 10,000 प्लस 5,000 गुणे 7 करते हैं। यानी कि हम कुल मिलाकर उनके मूलधनों का उनके समय निवेश किए गए समय के साथ गुणनफल निकालते हैं और उसके बाद उनका अनुपात निकालते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर होगा कि ये ट्रू है, ये सत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सत्य, ये बिल्कुल सही है, ट्रू। ठीक है, अगर इसमें आपको डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इसे और एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि A अनुपात B है एवं A प्रोपोर्शनल टू B है, B प्रोपोर्शनल टू 1/C तथा C प्रोपोर्शनल टू D हो, तो A प्रोपोर्शनल टू 1/D होगा। यदि A प्रोपोर्शनल टू B, B प्रोपोर्शनल टू 1/C एंड C प्रोपोर्शनल टू D, देन A प्रोपोर्शनल टू 1/D। चलिए इसको देखते हैं। देखिए क्या कहा गया था कि A प्रोपोर्शनल टू B है और B प्रोपोर्शनल टू 1/C है, तो हम इसे लिख सकते हैं B इक्वल्स टू K1 इंटू 1/C। ठीक है, और C प्रोपोर्शनल टू D है, तो इसे हम लिख सकते हैं C इक्वल्स टू K2D। चलिए अब यहाँ से C का मान यहाँ बैठा दें तो क्या मिलेगा, K1 इंटू 1/K2D। ठीक है, अब हम यहाँ इसे क्या लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू K3D। ठीक है, सॉरी ये B होगा, K3B। अब B के B का मान, इस B का मान हम यहाँ बैठा दें तो क्या मिलेगा हमें, K3 इंटू K1 डिवाइडेड बाई K2D। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि ये तीनों K1 K2 K3 ये सभी कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो हमें मिलेगा A प्रोपोर्शनल टू 1/D। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि A प्रोपोर्शनल टू 1/D होगा, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी होगा सत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त की 2 जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित हो तो दोनों जीवाएं हमेशा समानांतर होंगी। इफ 2 chords ऑफ अ सर्कल आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल देन दोज 2 chords विल बी ऑलवेज पैरेलल। चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए कहा गया है कि एक वृत्त है जिसमें 2 जीवाएं हैं जो बिल्कुल केंद्र से बिल्कुल समान दूरी पर है। तो देखिए अगर दोनों जीवाएं केंद्र के दोनों अलग अलग तरफ हों और समानांतर हो तो उनकी दूरी तो समान होगी, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि वो दोनों जीवाएं कहीं भी हो सकती हैं, तो हम कहेंगे कि मान लीजिए ये हमारा केंद्र है और यह दूरी है, तो इस दूरी पर इस दिशा में भी एक जीवा हो सकती है, बिल्कुल ये संभव है। लेकिन ये दोनों जीवाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगी। ऐसे ही हम बहुत सारे और अलग अलग केसेस भी देख सकते हैं, जैसे एक जीवा ये है ऐसे और एक जीवा ऐसे होगी, दोनों की दूरी
हालांकि समान है, लेकिन ये दोनों आपस में समानांतर नहीं है, तो यह असत्य होगा। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है यह होगा असत्य या फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, घड़ी के घंटा का काटा 2 घंटे में π/6 रेडियन कोण का चक्कर लगाता है। द आर एंड ऑफ अ क्लॉक रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 5/6 रेडियन इन 2 आवर्स। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए, हम जानते हैं कि घड़ी वृत्ताकार होती है और उसमें 1 से लेके 12 तक पूरे समय का नंबर्स इस प्रकार से लिखे हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक घंटे का काटा है तो वो अगर पूरा एक चक्कर लगाए तो वह कुल कितने घंटे का समय तय करेगा? हम कहेंगे कि 12 घंटे। 12 घंटे, और 12 घंटे में क्योंकि उसने एक पूरा चक्कर लगाया है तो 12 घंटे में जो कोण होगा वह कितना होगा? वह होगा इस पूरे वृत्त में बना हुआ कोण, यानी कि 360 डिग्री, या हम पाई रेडियन में कहें तो 2 पाई रेडियन। ठीक है, 12 घंटे में 2 पाई रेडियन, इसलिए एक घंटे में 2/12 पाई रेडियन, और 2 घंटे में 2/12 गुणे 2 पाई रेडियन। तो अगर हम देखें यहाँ तो ये होगा 2 से कट जाएगा 6 बार में, और फिर इस 2 से भी ये कट जाएगा 3 बार में, अर्थात पाई रेडियन बटा 3 कोण यह तय करेगा। ठीक है, तो हमारा यह इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा फॉल्स। तो ये आपको समझ में आया कि जब घंटे का कांटा एक पूर्ण चक्कर लगाएगा तो वह 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री का कोण तय करेगा। तो एक घंटे में जब पूर्ण चक्कर लगाएगा तो 12 घंटे का समय तय करेगा। तो 12 घंटे का समय तय करने में उसे 2 पाई रेडियन कोण का चक्कर लगाएगा या कोण बनाएगा। तो एक घंटे में 2/12 या यही होता π/6। अब हम अगर देखें तो यही एक्चुअली π/6 होता, यानी एक घंटे अगर समय दिया होता तो इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू होता, बट इन्होंने दिया है 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए π/3, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है यह भी असत्य है या फॉल्स है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान अर्धव्यास के एक ठोस गोलक तथा ठोस अर्धगोलक के समग्र तलों का अनुपात 2:1 होगा। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स याद रखने चाहिए, तभी ये बनेगा। द रेशियो ऑफ होल सरफेस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर एंड अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस इज 2:1। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, कहा गया है कि एक समान अर्धव्यास के ठोस गोलक, यानी कि गोलक और उनके समग्र तलों का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होता है गोलक के लिए? यह होता है 4πr²। जबकि यही अगर अर्धगोलक होता, अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होता है? तो देखिए, गोलक में केवल एक ही सरफेस होता है और उसका होता है टोटल 4πr²। जबकि जब यह अर्धगोलक बनता है तो इसका तो आधा भाग हमें मिल जाता है, जो कि होता है 4πr² का आधा 2πr², लेकिन उसका एक आधार भी हमें नया मिल जाता है जब वह ठोस गोलक हो। इसका यह क्योंकि एक वृत्ताकार होता है, इसका क्षेत्रफल भी होता है πr², और जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यह 3πr² निकल कर आता है। अब हमें कहा गया कि इन दोनों का अनुपात कितना होगा, तो अनुपात होगा 4πr² डिवाइडेड बाई 3πr², और ये πr² से कट जाएगा और अनुपात मिलेगा 4:3। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया था। तो क्वेश्चन में दिया गया था कि समग्र तलों का अनुपात 2:1 होगा। उन्होंने सोच लिया था कि हम इस भुलावे में आ जाएंगे
कि 4πr² का आधा 2πr² होता है, इसलिए 2:1 होगा। लेकिन हमें तो फॉर्मूला याद है और हम कॉन्सेप्ट भी जानते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा असत्य। ठीक है, फॉल्स। अगर खोखले गोलक की बात की गई होती तब यह सही होता। देखिए यहाँ ठोस गोलक तथा ठोस अर्धगोलक की बात की गई है। अगर ठोस के जगह पर यह खोखला होता तब यह 2:1 होता, तब यह बिल्कुल सही होता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि n संख्याओं का माध्य x बार है, चलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा कॉन्सेप्ट आपको इसमें समझ में आएगा। यदि n संख्याओं का माध्य x बार है, प्रथम n-1 संख्याओं का योग यदि k है तो nth संख्या n-1 x बार प्लस k होगा। द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज x बार इफ द सम ऑफ फर्स्ट n-1 नंबर्स इज k, देन nth नंबर इज n-1 x बार प्लस k। चलिए देख लेते हैं इसको। तो देखिए हम जानते हैं कि माध्य होता क्या है, माध्य का फॉर्मूला क्या है। हम अगर कहें माध्य x बार होता क्या है, हम कहते हैं n संख्याओं का योग, n संख्याओं का योग। ये औसत का है या माध्य का है, बात एक ही है, बटे n। ठीक है, तो हम कहेंगे कि n संख्याओं का योग क्या निकल कर आएगा, माध्य गुणे n। ठीक है, तो हम कहेंगे कि n संख्याओं का योग बराबर होगा n गुणे x बार। बिल्कुल सही है ये। चलिए अब अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि n-1 संख्याओं का योग है n-1 इंटू एक्स बार। तो अगर हम देखें कि n-1 संख्याओं, यहाँ पर अगर n-1 संख्याओं का योग ले ले, ठीक है, संख्याओं का योग ले ले, तो उन्होंने कह दिया है कि यह है n-1 इंटू एक्स, सॉरी, उन्होंने कहा है कि यह k है, उन्होंने कहा है कि यह k है। ठीक है, तो nth संख्या क्या हो जाएगी, तो वास्तव में nth संख्या जो होगी वो होगी n गुणे x बार माइनस k, यानी कि n संख्याओं का योग माइनस n-1 संख्याओं का योग, वही होगी हमारी nth संख्या। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन में दिया है वह है n-1 इंटू एक्स बार प्लस k है। ठीक है, जबकि हम माइनस होना चाहिए, तो यह भी असत्य होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ दिया गया है n-1 एक्स बार प्लस k, ठीक है ना, तो यह भी होगा असत्य या फॉल्स होगा। ठीक है, चलिए तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। आप इस क्वेश्चन को देखें। अगर आपको यहाँ कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट में डालें, मैं उसे फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।